अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 11 फिजिक्स और आज चैप्टर 1 का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डायमेंशंस को स्टडी किया और हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डिफरेंट डायमेंशंस को ड्राफ्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। आज हम उन्हीं डायमेंशंस की एप्लीकेशंस देखेंगे, उनका डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे कि उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये डायमेंशंस तो पता था, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। स्टूडेंट्स, डायमेंशन एनालिसिस जो है ये एक ऐसा फिजिकल फिनोमेना है जिसकी बेस पे हम, ठीक है, द स्टडिंग ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ विच डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस के बेस पे हम एक फिजिकल फिनोमेना स्टडी करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का, जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। सो डायमेंशनल एनालिसिस में जो हमारे पास सबसे पहली एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, दैट इज कि हम किसी भी इक्वेशंस को, जो इससे पहले आप ग्रेड 9 ग्रेड 10 में पढ़ रहे हैं, हम किसी भी इक्वेशंस को डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि आइदर ये जो इक्वेशंस है ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशंस की करेक्टनेस के लिए, किसी भी इक्वेशंस के एग्जैक्ट करेक्टनेस के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके इक्वेशंस के दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड्स के डायमेंशंस को चेक करते हैं। अगर किसी भी गिवन इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस राइट हैंड साइड डायमेंशंस के बराबर आ जाते हैं, देन वी से कि ये जो इक्वेशंस है ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन इसकी क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले टू चेक द करेक्टनेस, to check the correctness of equation। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम इस डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट एप्लीकेशंस में ये देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, उसके लिए क्या शराइत हैं? नंबर 1, स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशंस के करेक्टनेस के लिए जरूरी है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस राइट हैंड साइड डायमेंशंस के बराबर हो। अगर किसी भी इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस राइट हैंड साइड डायमेंशंस के बराबर आ जाए, देन वी कैन से ये जो इक्वेशंस है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, सो यहां हम लिख सकते हैं, इन दैट केस द इक्वेशन इज डायमेंशनली correct। So in which case the equation is dimensionally incorrect? वो कैसा केस होगा? आइए आपको नंबर 2 कंडीशन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन किस बेस पे कहती है कि जो इक्वेशन है डायमेंशनली इनकरेक्ट है? इस बेस पे कहती है कि अगर तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड्स के डायमेंशंस राइट हैंड साइड्स के डायमेंशंस के अनइक्वल आ जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड्स के डायमेंशन राइट हैंड साइड्स के डायमेंशंस के अनइक्वल आ जाते हैं, तो आप इस केस में क्या कहते हो? आप ये कहते हो इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशंस को फॉलो अप करते हैं और इक्वेशंस लेते हैं, एक दो इक्वेशंस चेक करते हैं कि हमें कैसे बताता है स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं आपकी VF इजिकल टू VI प्लस AT। लेट्स चेक। ये चेक करने के लिए लाजमी सी बात है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा?
आपको सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। हम किसी भी इक्वेशंस को डायमेंशनली चेक करने के लिए सेपरेटली लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर सेपरेटली राइट हैंड साइड लेते हैं, दोनों की डायमेंशंस को चेक करते हैं। देन हम देखते हैं आइदर इन दोनों साइड्स के डायमेंशन आपस में बराबर आ रही हैं। अगर बराबर आती है 100% शोर्स की इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अगर नहीं आती तो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ये रही है हमारे पास इक्वेशन। सो लेट्स चेक आइदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास VF है। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी तुमको पता है वो किसके बराबर होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम। किसी चीज की डिस्प्लेसमेंट चेक करते हो किसी एक यूनिट टाइम में, पर सेकंड में कितने मीटर किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हो, ये होती है वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली जो तुम डिस्प्लेसमेंट चेक करते हो उसको डायमेंशन असाइन करते हो, लेंथ टाइम को असाइन करते हो, तो इस वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, ठीक है। तो इस बार ये आपके पास VF स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, ऑब्वियसली इसकी जो डायमेंशन होगी LT-1, ठीक है। एंड हर डायमेंशंस को एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को हम स्क्वायर ब्रैकेट में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड है VI प्लस AT। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा जा सकता है अगेन मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन बिल्कुल ऐसे करके निकालूंगा मैं, ठीक है। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को तुम कैसे लिखते हो? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। टाइम के हिसाब से वेलोसिटी का चेंज देखते हो, ठीक है। तुम कार चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे कार के अंदर जो वेलोसिटी का चेंज आता है टाइम के लिहाज से वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक दफा तुम स्लो होते हो फिर स्पीड लगाते हो तो तुम्हारे वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। उसको जब तुम टाइम के लिहाज से देखोगे तो तुम एक्चुअल में उस कार को क्या कर रहे हो? उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला डायमेंशन तो पुट किया तुमने LT-1, ये नीचे वाला T रहा, ये ऊपर गया LT-1 डॉट T-1, ये वाला T ऊपर चला गया, तो तुम क्या लिख सकते हो? LT-2। बेसिस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक। सो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास डायमेंशन होता है LT-2। तो हम इसको लिख लेते हैं LT-1 प्लस LT-2 डॉट, ये टाइम है, इसका डायमेंशन T है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सॉल्व किया जाए तो अगेन हमारे पास क्या आता है? LT-1 प्लस LT-2, क्लियर? ये 1 है, -2 plus 1, you will get LT-1 plus LT-1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, you will get 2LT-1, क्लियर? स्टूडेंट जो कांस्टेंट होता है आपके पास, ये वाला कांस्टेंट जो डायमेंशनलेस होता है, इट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो कांस्टेंट इज व्हाट? कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। इसको आप डायमेंशनलेस कांस्टेंट कह सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपके पास ये 2 जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो फाइनली मेरे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी? फाइनली स्टूडेंट्स आ जाएगी LT-1। यानी आप देख सकते हो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आया था, क्या आया था? देखा जा सकता है ये चीज आई थी। राइट हैंड साइड भी देख सकते हो, वो मैंने प्रूफ कर दी, वो भी मेरे पास LT-1 आया है। तो अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड
पूरी तरह राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है स्टूडेंट्स, तो फिर आप क्या कह सकते हो, सो द इक्वेशन इज, या hence the equation is dimensionally correct, is dimensionally correct। ये चीज लिखी जा सकती है स्टूडेंट्स। आइए एक सेकंड इक्वेशंस की तरफ चलते हैं, उसको ड्राइव करके देखते हैं कि हमारे पास उससे रिलेटेड क्या आंसर आते हैं। इस एप्लीकेशंस को एक सेकंड एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं। हमारे पास है सेकंड इक्वेशन, that is s is equal to VAT plus 1 or 2 AT square। चूंकि स्टूडेंट्स हम ये कह चुके हैं कि किसी भी इक्वेशंस को डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना जरूरी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती देन द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। क्लियर? सो मैं यहाँ पे देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड के लिहाज से, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, s इज व्हाट, s इज द डिस्टेंस। तो तुम्हारे पास डिस्टेंस हो, तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट हो, तुम्हारे पास लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, किस में नापते हो, लेंथ में नापने हो ना, मीटर में उसको नापते हो। तो इसलिए हमने हर एक लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हर चीज को डायमेंशनल क्या दे दिया, लेंथ दे दिया, यानी कैपिटल N असाइन कर दिया। तो हमारे पास डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है, दैट इज कैपिटल N। सिमिलरली फिर नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी की इससे पहले बात कर चुका हूँ, ठीक है। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हो, ठीक है। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट को तुम फिर अगेन लेंथ में नापते हो, t फॉर टाइम, तो lt माइनस 1 ये आ गया। फिर नेक्स्ट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को तुम v बाई टी कहते हो, ठीक है। अगेन जो है तुम इसको जो डायमेंशन असाइन करते हो दैट इज lt माइनस 2। सो हम राइट हैंड साइड के लिए जो है वो ऑलरेडी 3 डायमेंशनल साइड पे लिख चुके हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, दैट इज कैपिटल L। लेट्स से कि राइट हैंड साइड जो है उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या निकलती है। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड इज इक्वल टू VAT plus 1 or 2 AT square। ओके, सो हम 1 बाई 1 इसकी डायमेंशंस को अब हम पुट करते हैं। VAT में हमारे पास VAT की डायमेंशन LT माइनस 1, ये VI की डायमेंशन आ गई डॉट टी प्लस 1 और 2 LT माइनस 2 डॉट, ये आपके पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। फिर आपके पास t है तो ये t का स्क्वायर है, t के ऊपर भी स्क्वायर है, डायमेंशन के ऊपर भी स्क्वायर है। स्टूडेंट्स अगर इस क्वांटिटी को देखा जाए, इस वाली क्वांटिटी को, this one is dimensionless, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो क्या क्या कहलाता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोला जाता है इसको, ठीक है जी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो मेरे पास ये t इनवर्स 2 है और ये t पावर 2 है। जब t इनवर्स 2 हो और t पावर 2 हो तो स्टूडेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। क्यों कट हो जाते हैं, बिकॉज t minus 2 plus 2 what we will get, t power 0, t power 0 equal to 1। सो हम इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अगेन
t पावर इनवर्स है, t पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 पावर होता है। अगेन दे विल कट, तो हमारे पास रह क्या जाएगा स्टूडेंट्स, l प्लस l, ठीक, l प्लस यहाँ से एक l रह गया, यहाँ से एक l रह गया, अगेन मेरे पास क्या चीज आ जाएगी 2l, ठीक है। अगेन दिस 2 इज डायमेंशनलेस, ये 2 अगेन क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो मेरे पास क्या चीज प्रूफ हो गई है, राइट हैंड साइड भी डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ हो गई है, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड भी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या थी, वो थी कैपिटल एल, यानी वो वहां पे डिस्टेंस था। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है ये मेरी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। आइए स्टूडेंट, जो इसकी पहली एप्लीकेशंस है, हम इसकी लिमिटेशन देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो क्या हैं, और ये किस हदूद के अंदर रहते हुए एक गिवन इक्वेशंस को करेक्ट कह सकती है। अगर कोई इक्वेशंस करेक्ट नहीं है तो उसकी डायमेंशंस का क्या मतलब हो सकता है। लेट्स से फ्रेंड्स, डायमेंशंस की बात, एप्लीकेशंस के साथ अब इसके लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। What are the limitations of first application of dimensional analysis? Okay. Limitations. First क्या है, पहली लिमिटेशन कहती है स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन की कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब कतई नहीं है कि वो जो इक्वेशन है वो भी 100% करेक्ट होगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, इफ द इक्वेशन is dimensionally correct, it doesn't mean that the equation is also 100% करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो इक्वेशन में और मे नॉट करेक्ट, मे और मे नॉट करेक्ट। कैसे, आइए इसको देख लेते हैं। देखें, मेरे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई, जो हम अभी पहले कर चुके हैं, वी एफ वी आई प्लस 80। तुमने देखा कि तुम्हारे पास अगर मैं इसके यहां पे 2 लगा दूं या फिर इसके यहां पे 3 लगा दूं, अब तो ये इक्वेशन की मैंने फिजिकली न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड की चेंज करने से इक्वेशन तो एंड करेक्ट है। क्या इक्वेशन अब करेक्ट है? नो, मैंने न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी है अपनी तरफ से। अब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तो होगी, बट जो इक्वेशन है इट इज नॉट करेक्ट। सिमिलरली एस की इक्वेशन थी वी आई टी प्लस 1/2 AT square. If I put 3/2 before VIT, ये क्या कह रहा है कि ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है दोनों। ये तो डायमेंशन में हमारे पास कांस्टेंट होता है 3/2 1/2, इसको तो तुम इग्नोर कर देते हो, तो तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट निकलेगी। बट अगर मैं इसको फिजिकली इस इक्वेशन को देखूंगा इट विल बी इनकरेक्ट।
सिमिलरली इस इक्वेशंस को मैं अगर देखूंगा, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं देखूंगा तो ये मेरे पास डायमेंशनली तो करेक्ट आएगी, बट फिजिकली इक्वेशन जो है दैट इज रॉन्ग. These both equation are wrong, but dimensionally it is correct. इसलिए मैंने लिखा कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आती है, इसका कतई नहीं मतलब नहीं है कि वो इक्वेशन भी 100% करेक्ट है. वो इक्वेशन में और में नॉट करेक्ट हो सकती है, वो करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. अब इसी लिमिटेशंस का पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन. अब तो ये हुआ ना कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो भी सकती है, जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होती है वो करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो क्या जो डायमेंशनली करेक्ट लाइक अगर रॉन्ग इक्वेशन होगी, ठीक है, कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग आ जाएगी, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड उसके राइट हैंड साइड के बराबर ना आए, क्या वो इक्वेशन करेक्ट होगी? 100% रॉन्ग. अगर किसी इक्वेशंस के सपोज किया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड्स राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आते और वो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग निकलती है, तो वो इक्वेशन जो है वो भी 100% क्या होगी? रॉन्ग होगी, इनकरेक्ट होगी. ये इसके लिमिटेशंस है स्टूडेंट्स. यानी मैं कह सकता हूं कि डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन dimensionally wrong equation is always incorrect. हमेशा आपके पास इनकरेक्ट है. जो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग निकल आए वो इक्वेशन क्या होगी? दैट विल बी करेक्ट. बट जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो, इसका कहते हैं मतलब नहीं कोई इक्वेशन 100% करेक्ट होगी, वो गलत भी हो सकती है, वो ठीक भी हो सकती है. ये इसके फर्स्ट इम्प्लीकेशंस की लिमिटेशंस थे स्टूडेंट्स, कि जिसके थ्रू हम डायमेंशन एनालिसिस जो है के थ्रू चेक कर सकते हैं एक इक्वेशन की रॉन्गनेस और करेक्टनेस. जी, तो यही तो है डायमेंशनल एनालिसिस, जो कहता है कि द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस, जिसकी आप एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं. ठीक है, आइए इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 पढ़ते हैं. एप्लीकेशन नंबर 2. एप्लीकेशन नंबर 2 की स्टूडेंट्स एक ब्यूटी आपसे शेयर करते हैं. एप्लीकेशन नंबर 2 डायमेंशनल एनालिसिस का कहता है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूला के अंदर, किसी भी फार्मूला के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज होती हैं, आप उसके अंदर आप उसको डिराइव कर सकते हैं. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई जो है पे मुश्तमिल फार्मूला हो, उसके लिए आप कंप्लीट एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं. यानी बात नहीं समझ आई, मजीद आपको समझाते हैं. आपको अगर ये पता हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपको उससे रिलेटेड फैक्टर्स पता चल जाए, तो आप उसके लिए एक फार्मूला जो है करेक्ट फार्मूला तक अप्रोच कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ये डायमेंशनल एनालिसिस की ब्यूटी है. ठीक है, ये इसकी खूबसूरती है कि आपको आपके जहन में आ जाए कि भाई जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं तो ये बात आपको सही समझ आएगी. तो टाइम पीरियड के लिए तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए होता है? ठीक है, सब तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मैं इसकी तरफ चलता हूं. तो मैं ये कह सकता हूं टू डिराइव a relationship between physical quantities. yes, physical quantities के बीच में आप कोई भी रिलेशन जो है इससे डिराइव कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसकी सेकेंड एप्लीकेशंस की ये खुसूसियत थी कि आपको अगर
कोई फार्मूला ऐसे ड्राफ्ट करना हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन आपको ड्राइव करना हो, तो आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो हम जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हमने लिया हुआ टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का हम अपनी तरफ से जहन में सपोज कर लेते हैं। सपोज कि आपको फार्मूला नहीं आता, तो मैं कहता हूँ ये जो है इस स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है, इस मास के जो ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी इसके वेट की वजह से, इसका वेट जो डाउनवर्ड अट्रैक्ट होगा, ठीक है, W = mg, तो लाजमी सी बात है इसको ग्रेविटी जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये जी पे डिपेंड करता होगा। फिर लाजमी सी बात है इस बॉब का अपना मास भी होगा जिस पे डिपेंड करता होगा। अब आपने जो है अपनी तरफ से गेस कर लिया कि भाई इस बॉब के मास पे डिपेंड करता है पेंडुलम का टाइम पीरियड, और आपके पास लेंथ पे भी डिपेंड करता है और आपके पास इस ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, और आप इंटरेस्टेड है कि आप टाइम पीरियड के लिए कोई रिलेशन फाइंड करें इसकी सेकंड एप्लीकेशन से। तो आप फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिलेशन आप तब डेवलप कर सकते हो जब अगर आपको ये पता होगा कि वो किस पे डिपेंड करता है, तब आप इसकी सेकंड एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आप इससे एडवांटेज नहीं उठा सकते, ये आपको करेक्ट अप्रोच तक नहीं लेकर जाएगा। तो मैंने एक पिक्चोरियल बना दी, मैंने कहा जी ये मैथ पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। और इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आप गलत गैस करते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी आप यहाँ से अपनी तरफ से कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटी डाल देते हो और जहन है ना किसी तरफ भी चला जाता है, आप कहते हो अदर फिजिकल क्वांटिटी आप कोई गैस कर लेते हो। जैसे आप सोच रहे होंगे 10th में पढ़ा था, चले के फार्मूला तो इसका ये है P = 2π/L/g। सर ने ये मैथ्स कहाँ से गैस कर लिया है, मैथ्स पे तो ये डिपेंड नहीं करता। तो मैं भी आप ही की तरह पेपर में बैठा हूँ और मैंने गैस कर लिया कि भाई ये मैथ्स पे भी डिपेंड करता होगा, ये लगा हुआ है मैथ्स रस्सी के साथ, तो हो सकता है इस पर डिपेंड करता हो। बट इसकी सेकंड एप्लीकेशन की ब्यूटी ये है स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा जितनी फिजिकल क्वांटिटी आपने गैस की होगी ये उसको क्या कर देगा, जीरो एक्सक्लूड कर देगा और आपको करेक्ट अप्रोच तक ले जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम सपोज करते हैं कि जो टाइम है, टाइम जो है पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओके, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है डिपेंड ऑन लेंथ g एंड मास ऑफ दैट बॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने जो भी लाजमी सी बात है फिजिकल क्वांटिटी गैस की होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती होगी, तो जब आप उसका डायमेंशन लिखोगे तो डायमेंशन क्या होता है, दैट इज पावर और एक्सपोनेंट। डायमेंशन आर दी पावर्स और एक्सपोनेंट्स। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो t है उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो लिखेंगे और इसको एक पावर अपनी तरफ से गैस कर देंगे कि इसको हमने दे दिए a। लाइन लगा देते हैं इसके बीच में स्टूडेंट्स ताकि यहाँ भी हम कर सकें मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सो इसी हिसाब से हम इसको गैस कर लेते हैं जी को b कर लेते हैं और इस हिसाब से हम थर्ड जो है मैथ है इसको हम c कर लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप इसको अपनी तरफ से कोई अल्फ़ाबेट असाइन कर दें, अपने नाम के 3 अल्फ़ाबेट असाइन कर दें, जरूरी नहीं आप इसको ABC असाइन करें। ठीक है, तो हम इसको इसलिए पावर्स दे रहे हैं क्योंकि डायमेंशन क्या है, दैट इज आर द पावर्स आर एक्सपोनेंट दैट रेज द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का पावर रेज करते हैं, उसको एक्सपोनेंट पावर देते हैं। इसलिए हमने जो फिजिकल क्वांटिटी अपने जहन में सोच रखी है मास, लेंथ, ग्रेविटी, तो हमने उसकी पावर रेज कर दी है अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अगर तीनों को हम कंबाइन कर लें, ठीक है, तीनों को कंबाइन कर लिया जाए तो क्या होगा, 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास, या सबसे पहले हमने लेंथ को a लिया था, हम लेंथ को ले लेते हैं a
फिर हमने जी लिया था, फिर इसको बी ले लें, फिर हमने लिया था मैथ्स, सी लिया था, इसको आप सी ले लें। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है वो हम ख़त्म कर लेते हैं, और किसी प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए हमें कोई कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ हम कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे के ले लेते हैं, एल ए जी बी एंड एम सी। स्टूडेंट्स के जो है यहाँ पे हम अपनी तरफ से सपोज करेंगे कि वो 1 के बराबर है, चूंकि हर कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनल लेस होता है, ठीक है, उसको हम डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कहते हैं। और सेकेंडली जो हम सेकेंड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इसके ड्रॉबैक्स ये भी है कि ये आपको किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं बताता, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का, क्योंकि कुछ कांस्टेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी यूनिट्स भी हैं, जैसे कि आपके पास कैपिटल जी है, ठीक है। अब वो जो है आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट है, ना कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब कैपिटल जी का यूनिट है तो उसका डायमेंशन भी होगा, पर है वो कांस्टेंट। क्लियर? तो ऐसे कांस्टेंट जिनका यूनिट होता है, डायमेंशन होता है और होते कांस्टेंट है, तो वो डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं, ना कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ऐसे तो यहाँ जो है इसके की हमें वो वैल्यू नहीं देता, इसलिए हम अपनी तरफ से इसको 1 सपोज कर लेते हैं, और हम ले लेते हैं एल ए जी बी एंड एम सी। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको बेशक आप इक्वेशन 1 ले लें, इसको आप इक्वेशन 2 ले लें। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ऐसा है कि 1 by 1 जो है हम इनके डायमेंशंस पुट कर लेते हैं। जो मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया था, लेंथ को मैंने सपोज किया तो उसका डायमेंशन कैपिटल एल है, जी को मैंने सपोज किया तो जी का डायमेंशन क्या होगा, ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेट करती है ना ऑब्जेक्ट को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है वो भी इसका यही है, एल टी माइनस 2। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या सपोज किया था, मैथ। यस, मैथ हमने कहा था मैथ पर डिपेंड करता है, तो मैथ का क्या है जी, कैपिटल एम। पुट ऑल डायमेंशन इन लेंथ, ग्रेविटी एंड मास। टाइम की जगह में टाइम का डायमेंशन पुट कर दें, ये कैपिटल एल आ गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास एल टी माइनस 2 आ गया, ये आपके पास मैथ है तो आपके पास सी आ गया, ठीक। अगर मैं इसको प्रॉपर दूं, टाइम का डायमेंशन मैथ और लेंथ में क्या होता है, 0, ठीक है। टाइम तो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ अगर हमने किसी चीज़ की नापनी है तो उसका टाइम से कोई मतलब नहीं, ठीक है। और मैथ अगर किसी चीज़ का मेजर करना है तो फिजिकली वो टाइम पे डिपेंड नहीं करते, तो इनके डायमेंशन टाइम के अंदर क्या है, 0, तो हम ले सकते हैं 0। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं इस टाइम के लिए ये चीज़ लिख सकता हूँ। क्लियर? सो अगर इनको हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पावर डाल देते हैं b। आपके पास l यहाँ पे 2 है, तो मैं ये कह सकता हूँ l की पावर मेरे पास क्या आ रही है, a प्लस बी। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे m को अगर देख लिया जाए, m मेरे पास एक ही एम सी आएगा, और t जो है मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, t माइनस 2b। एंड सिमिलरली m जो है दैट इज c। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम क्या कर लेते हैं, तीनों के लिए अलग अलग कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड को कंपेयर करके पता चलता है कि हमारे पास m जो है देखा जाए तो c की वैल्यू आपके पास 0 आती है, c इक्वल टू 0। सिमिलरली आप अगर t की वैल्यू चेक करो तो कंपैरिजन में माइनस 2 भी जो है t के लिए, माइनस 2 भी इक्वल है किस चीज़ के, 1 के। तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, b इक्वल टू
-1/2 तो डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आप कंपेयर करूं, लेंथ को कंपेयर कर लिया जाए, जो कि हमारे पास l प्लस बी, a प्लस बी जो है ये इक्वल है किस चीज के, 0 के। तो मेरे पास क्या चीज आ गई है, a -1 और 2 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू +1 और 2। तो मेरे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। b1 +1/2, c की वैल्यू आपके पास आ गई है 0। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी। अब हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज थी a b c, इनके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। t बराबर है l के, a की वैल्यू क्या निकली है 1/2। सिमिलरली b की वैल्यू क्या निकली है, जी स्टूडेंट्स b की वैल्यू निकली है -1/2। m की वैल्यू क्या निकली है, आपने अपनी तरफ से गैस किया था 0। बहुत आसान, ये तो हो गया स्टूडेंट्स 1, कट गया। किसी एक्सपोनेंट की पावर अगर 0 हो तो किसके बराबर होता है 1। इसका मतलब है मैं इनको लिख सकता हूँ l 1/2 g 1/2, इन दोनों को, ये माइनस पावर थी नीचे आ जाएगी और ये प्लस पावर है ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर ही रहेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट में क्लोज कर सकता हूँ l/g। तो इससे पहले क्या आता था आपके पास 2π तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू आपको नहीं देगा। यही तो इसकी लिमिटेशन भी है सेकेंड एप्लीकेशन की स्टूडेंट्स। ये आपके पास ये ड्रॉबैक है, लिमिटेशन में से आता है कि ये जो आपके फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन ड्राइव करना था आपने, इसके अंदर ये जो कांस्टेंट है ये आपको उसकी वैल्यू नहीं देता, ठीक है। इट डिड नॉट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस 2π, ठीक है। और इस हिसाब से जो k आया है डिड नॉट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस k। तो आप समझ रहे असल में जो k था यहाँ पे वो 2π था, जो यहाँ पे आपने 1 के बराबर ले लिया था। आपको अपनी तरफ से ये 1 के बराबर लेना पड़ता है हमेशा, क्योंकि इसका सेकंड एप्लीकेशन में इस k के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशंस का एक ड्रॉबैक है, ठीक है। रिलेशन तो आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, कोई रिलेशन आप ड्राफ्ट कर सकते हैं इससे, बट ये आपको कांस्टेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए एक और रिलेशन इसे डेवलप करते हैं। मोमेंटम जो है उसका रिलेशन डेवलप कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब ये तो हम टाइम पीरियड तक पहुंचे हैं। सपोज किया कि आपको एग्जाम के अंदर मोमेंटम का जो है फॉर्मूला भूल जाता है और आप मोमेंटम का फॉर्मूला जो है इसे ड्राफ्ट करने वाले हैं, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि मोमेंटम जो है दैट इज डिपेंड ऑन, मोमेंटम डिपेंड ऑन किस चीज पे डिपेंड कर सकता है यार। किसी चीज का अगर मोमेंटम होता है तो यार ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट के, उस बॉडी के मास पर तो डिपेंड करता ही होगा। सेकेंडली डिपेंड ये भी करता है कि वो बॉडी किस स्पीड के साथ जा रही है। बहुत ज़्यादा जा रही है ज़्यादा मोमेंटम, कम स्पीड से जा रही है कम मोमेंटम, बड़ा मास तो बड़ा मोमेंटम, छोटा मास तो छोटा मोमेंटम। इतनी बात है आपको गैस करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा कि जब तक आप उस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है वो आप को नहीं पता होंगे, सेकंड एप्लीकेशन बेनिफिशियरी नहीं है आपके लिए। आपको फैक्टर्स गैस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने गैस कर दिया कि जी ये डिपेंड करता है मास पे एंड स्पीड पे, क्लियर। तो सो हम मोमेंटम का रिलेशन जो है इसे पता कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल P ले लेते हैं। P को आप मोमेंटम से रिप्रेजेंट करते हैं।
P is directly in proportion to what? M. Exponentially इसको मैं A कह देता हूँ. Similarly P is directly in proportion to V. Exponentially इसको मैं क्या कह देता हूँ? Exponentially मैं इसको V कह देता हूँ. B इसको मैं दे देता हूँ. स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करने आप इनको. किसी भी डायमेंशंस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, इसको हम कंबाइन कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं m की पावर a v पावर b. ठीक है. तो हम अगर इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास वंस अगेन आएगा कांस्टेंट कोई m की पावर a v की पावर b. जी स्टूडेंट्स, अब मोमेंटम अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई मोमेंटम जो है वो मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो आपके पास P इक्वल टू mv है. ठीक है. अगर इन पर डिपेंड करता है तो आप यस कर सकते हो. ये मास है, उसका डायमेंशन m है, ये आपके पास वेलोसिटी क्या है lt - 1 है. तो आपके पास यहाँ पे तो आप मोमेंटम के लिए ये डायमेंशन डायरेक्ट लिख सकते हो. फिर उसके बाद मास के लिए तुमको बताया क्या लोगे, राइट हैंड साइड के लिए मास है, मास को तुम कैपिटल M में डिफाइन करते हो. फिर तुम्हारे पास अगेन वेलोसिटी है, उसको तुम lt - 1 में डिफाइन करते हो. सो ये तमाम डायमेंशन हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने होंगे. तो मैं यहाँ पे मोमेंटम के लिए पुट कर सकता हूँ mlt - 1 mlt - 1 और यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ m की पावर है, तो यहाँ पुट किया जा सकता है lt - 1 की पावर b. इसको ब्रेकआउट किया जाए स्टूडेंट्स तो क्या निकलता है, k को हम इक्वल टू 1 ले लेते हैं बिकॉज इसके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास. m इज इक्वल टू a. ठीक है. सिमिलरली l जो है दैट इज b. सिमिलरली t जो है दैट इज -b. सो हमारे पास यहाँ पे mlt - 1 है. नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड. ओके, कंपेयरिंग बोथ साइड. कंपेयरिंग बोथ साइड से क्या पता चलता है स्टूडेंट्स कि हमने देखना ये है कि मास लिंक के जो एक्सपेरिमेंट के पार्ट्स हैं हम उनको कंपेयर करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे और हम यहाँ पुट कर देंगे. क्लियर? कंपेयरिंग बोथ साइड्स. बोथ साइड्स को कंपेयर करके पता चलता है a जो है स्टूडेंट्स 1 के बराबर है मास के अंदर. सिमिलरली लेंथ के अंदर अगेन जो है b 1 के बराबर है. ठीक है. इसी तरीके से आपके पास t जो है t के अंदर सिमिलरली जाहिर सी बात है दोनों वैल्यू जो है आपके पास सेम होगी तो हम दोनों वैल्यूज को यानी दोनों के लिए b है, अगर एक के लिए आपने कहा तो दूसरे का भी आपके पास सेम ही आएगा -b - 1 माइनस में b इज इक्वल टू 1. तो दो वैल्यूज आपको निकालनी थी a और b की, तो आपके पास ये वैल्यूज निकल चुकी है. आप जस्ट यहाँ पे इसको पुट कर दोगे. ठीक है. इस रिलेशन में k इज इक्वल टू 1 था, ये आप ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं. तो यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ तो आपके पास k 1 में पुट करने के बाद m की पावर a और v की पावर b. जस्ट पुट इट हियर. पुट करने के बाद पता चलता है कि जी मोमेंटम का रिलेशन आपके पास क्या निकलेगा, a की वैल्यू b आपके पास क्या है 1 है और इसी तरीके से b की वैल्यू भी आपके पास क्या है 1 है. तो पता चलता है जनाब कि मोमेंटम का रिलेशन तो निकला है mv. सो ये है स्टूडेंट्स इसकी ब्यूटी. ये आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्या अगर आपको फैक्टर्स पता हो तो सेकंड एप्लीकेशन जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको रिलेशन ड्राफ्ट करके दे सकती है. आप उसके लिए रिलेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं. ठीक है. आइए एक थर्ड रिलेशन ड्राफ्ट करते हैं दैट इज सेंट्रिपेटल फोर्स.
सेंट्रिपेटल फोर्स जो है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? अक्सर आप बचपन में एक खेल खेलते हैं, दैट इसके एक धागे के साथ एक मैश को आपने बांधा है, टाई किया हुआ है और आप उसको गोल जो है वो सर्कल में घुमा रहे हैं, ठीक है। अब लाजमी सी बात है, उस धागे के साथ तुमने कोई ना कोई मैश जो है वो बांधा हुआ है, तो मैश पे तो वो फोर्स डिपेंड करेगी जो तुम अपने हाथों से उस धागे पे लगा रहे हो, ठीक है। एक फोर्स है, धागे पे लगा रहे हो। अब जरा सोचो, तुम पेपर में बैठे हो, सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला भूल गया, धागे पे लगा रहे हो तो तुम्हारे हाथ से उस मैश तक का फासला, रेडियस, जो मैश बांधा हुआ है वो उस फोर्स पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। और मैं जिस स्पीड से उसको घुमा रहा हूँ वो स्पीड पे डिपेंड कर, मेरे हाथ की स्पीड पे घुमाने की, वो मैश जो बांधा हुआ है मैश पे फोर्स डिपेंड कर सकती है। और प्लस मैंने धागा जो है वो कितने रेडियस का, कितने डिस्टेंस का बड़ा धागा लिया हुआ है, ठीक है। तो जो सेंट्रिपेटल फोर्स है ये तुम्हारे पास डिपेंड कर रही है सपोज कि मैश पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये तो mv²/r की जो एक गेसिंग है तुम्हारे जहन में, तुम्हें भूल गया है, तो ये कैसे निकलेगा? स्टूडेंट्स ये भी है, इसकी ब्यूटी ये है कि जो इनवर्स लाइक फ्रैक्शन में जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन है वो भी निकाल लेता है, सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमने ये गैस कर लिया कि एम वी और आर पे डिपेंड कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ से सेंट्रिपेटल फोर्स को हम एम की इक्वल ले लेते हैं ए, हम इसको दूसरा साइन कर लेते हैं बी, तीसरा भी असाइन कर लेते हैं सी, सॉरी आर, आर को हमने सी असाइन करना है, ठीक है। अगर हम इनको कंबाइन करें तो पता चलता है कि एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैश को सबसे पहले मिला दिए, मैश वी का बी और आर का सी। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके स्टूडेंट्स आपको पता चला कि ये बराबर है किस चीज के अगेन सेम फिजिकल क्वांटिटी विद द सेम एक्सपोनेंट, आर का सी, के जो है 1 के ऊपर हम सपोज करते हैं, तो पता चला कि जी एफ सी इज इक्वल टू एम वी का बी एंड आर का सी। बहुत आसान स्टूडेंट्स, हम फोर्स की डायमेंशन जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ से निकालेंगे। जाहिर आपको दोनों साइड्स की डायमेंशन अब लिखनी है और दोनों साइड्स की डायमेंशन लिख के इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है और वैल्यूज का एक्सपोनेंट के यहाँ पुट करनी है और रिलेशन आपके पास है, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू एम ए, बहुत आसान, मैश को तुम डायमेंशन क्या असाइन करते हो एम और एक्सेलरेशन को क्या असाइन करते हो एल टी माइनस टू, ये तुम्हारे पास फोर्स के डायमेंशन आ गए। फिर नेक्स्ट है मैश, मैश को तुम कैपिटल एम में डिफाइन करते हो। फिर आ गया वी, वी को तुम जो है कैपिटल एल टी माइनस 1 में डिफाइन करते हो। फिर आ गया आपके पास रेडियस, रेडियस क्या है डिस्टेंस, तो इसमें तुम इसको अगेन जो है तुम किस में डिफाइन करते हो लेंथ में। जी स्टूडेंट्स, put it here all dimension in their respective physical quantities. जी force mlt minus 2 mlt minus 2, right? Similarly L is equal to capital M B lt minus 1, then R कैपिटल L C। जी स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है, इसको थोड़ा साइड पे लेकर आते हैं। पता चलता है कि जी ये MLT माइनस 2 जो है दैट इज इक्वल टू M के, अगर आप देखो यहाँ के M है, नो एक्सपोनेंट एडिशन, M एज इट इज लिखा जाएगा ए। जी स्टूडेंट्स, यहाँ L है,
जी है, ये पावर सी है, ये पावर बी है, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगी बी प्लस सी। जी टी है, जी है, टी माइनस वन इंटू बी माइनस बी, टी माइनस बी। जी स्टूडेंट्स, आपको निकालनी है ए बी सी की वैल्यूज क्या करके, कंपेयर करके, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करके पता चलता है m के लिए क्या है, for m we have a is equal to 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1 होता है, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1 होता है। b प्लस सी आल्सो इक्वल टू 1, ये किसके लिए है, ये l के लिए है। एंड माइनस बी को अगर देखो t के अंदर तो माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, बी से कैंसिल, तुमको क्या मिला, b का वैल्यू b इज इक्वल टू 2, यस, और a का वैल्यू क्या मिला था 1। अब तुम c का भी निकाल लो, c क्या है, c अगेन b प्लस सी इज इक्वल टू 1 था इसके अंदर l के अंदर, तो b प्लस सी का वैल्यू पुट किया इक्वल टू 1, तो तुम्हारे पास क्या आया 1 माइनस 2 माइनस 1, तो b का वैल्यू आपके पास क्या आ गया माइनस 1। जी स्टूडेंट्स, पुट कर दो वैल्यूज और रिलेशन जो है आपके पास आ जाएगा। किसके अंदर, इस वाले इक्वेशन ए के अंदर, इसको इक्वेशन ए का नाम दिया है, तो एफ सी इक्वल टू ए का वैल्यू आया है 1, m रिस्पेक्टिव वैल्यू 1, v का वैल्यू आया है जी 2 और r का वैल्यू आया है माइनस 1। तो बहुत आसान हो गया, इसको ले जाओ, r को नेगेटिव एक्सपोनेंट से नीचे हम ले जाएंगे और हमारे पास रिलेशन आ जाएगा mv²/r। ये रहा स्टूडेंट्स इंटीग्रल फोर्स का फार्मूला, जो आपको एग्जाम में या फिर किसी भी कंपटीशनल एग्जाम में भूल गया है और आप डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस का फायदा उठाते हुए आपको फैक्टर्स याद है कि भाई ये इस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और आप इससे बासानी इस फार्मूला तक पहुंच सकते हैं, इस रिलेशन तक पहुंच सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस की ये एप्लीकेशंस हैं कि आप इससे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशंस को आप डेवलप कर सकते हैं और इसके साथ साथ करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस का पता कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स यू एंजॉय दैट लेक्चर, एंजॉय फिजिक्स, फिजिक्स इज always easy, don't take it difficult, बस सोचा करें, इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग रखें। थैंक यू।